हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम अध्ययन। आज हम भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें इसकी पृष्ठभूमि को देखेंगे, सामान्य परिचय को देखेंगे, जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स होते हैं, महत्वपूर्ण अनुच्छेद होते हैं, उनको भी देखेंगे, जो कैग के का इंडिपेंडेंस होती है, स्वायत्तता क्या होती है, उसको भी देखेंगे, कैग के कार्य क्या है, उसकी पावर क्या आएगी, मध्य प्रदेश में जो महालेखाकार का कार्यालय है वो कहाँ है, कैसे क्या है। सबसे पहले पृष्ठभूमि के बारे में देखते हैं। 1753 की बात थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा लेखा एवं लेखा परीक्षण विभाग की स्थापना की जाती है। किसके द्वारा? ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। 1753 में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लेखा एवं लेखा परीक्षण विभाग की स्थापना की जाती है। 1857 में लॉर्ड कैनिंग ने तीनों प्रेसिडेंसी, जैसे बंगाल हो गई, कलकत्ता हो गई, बम्बई हो गई, तीन प्रेसिडेंसी हुआ करती थी, वहाँ पर इनका कार्य सौंप दिया था। 1858 की बात थी। यहाँ पर महालेखाकार का कार्यालय बना दिया जाता है। 1860 में जो सबसे पहले जो प्रथम ऑडिटर जनरल है एडमंड ड्रमंड, इनको बना दिया गया। 1866 में जो लेखा एवं लेखा परीक्षण विभाग था ना, इसका नाम परिवर्तन कर दिया गया, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कर दिया गया है। 1884 में फिर दोबारा से नाम परिवर्तन कर दिया था। अब क्या कर दिया इन्होंने? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कर दिया इन्होंने। 1866 में क्या था? नियंत्रक महालेखा परीक्षक था, लेकिन 1884 में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कैग का पूरा नाम होता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। अब आता है भारत शासन अधिनियम 1919, जिसमें वैधानिक दर्जा दे दिया जाता है इसको। और 1935 का जो अधिनियम आता है, इसमें सेवा शर्तें, कार्य एवं शक्तियों का स्पष्ट रूप से चित्रण कर दिया है कि भाई इसकी क्या पावर रहेगी, है ना, उसके क्या कार्य रहेंगे, इन सब के बारे में अच्छे से बता दिया है। 26 जनवरी 1950 यानी भारत आज़ाद हो जाता है, भारत गणतंत्र होता है। उस टाइम पर अनुच्छेद 148 जो आर्टिकल 148 है, उसमें भारत के राष्ट्रपति के द्वारा एक कंट्रोल ऑडिटर जनरल होगा यानी कैग होगा, उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। ये 26 जनवरी 1950 को आर्टिकल 148 में दे दिया गया है भारत के संविधान में। 1958 की बात थी। जम्मू कश्मीर को कैग के तहत ला गया। पहले ओरिजिनली रूप से जम्मू कश्मीर नहीं था कैग के अंडर में, लेकिन 1958 में जम्मू कश्मीर को भी ला गया था। 1968 की बात थी। जो लेखा बोर्ड की स्थापना थी ना, इसमें एक अध्यक्ष और 3 सदस्य होते थे, यानी और ये जो थी ना, कैग ही इनको नियुक्त करता था। अपॉइंटमेंट कौन करता था इसको? अध्यक्ष और 3 सदस्यों को जो लेखा बोर्ड की स्थापना करता था, उसमें कैग करता था। 1971 आता है। इसमें जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक है ना, इसकी कर्तव्य, शक्तियाँ और सेवा की शर्तें, एक अधिनियम आ गया था 1971 वाला ना इसमें। अब जो अधिनियम 71 है, इसमें कैग को जो केंद्र और राज्य सरकारों के लिए लेखांकन एवं लेखा परीक्षण की जिम्मेदारी दी गई। किसमें? 1971 के अधिनियम के तहत में। लेकिन 1976 में क्या होता है कि जो कैग को जो लेखांकन के कार्यों से इसको फ्री कर दिया जाता है ना, केवल लेखा परीक्षक का कार्य करेगा। यहाँ पे जो 2 शब्द आ रहे हैं, लेखांकन और लेखा परीक्षक। देखो, लेखांकन का मतलब क्या होता है? जैसे आय होती है, खर्चे होते हैं और कितनी इनकम हो रही है, उसका रिकॉर्ड रखना लेखांकन कहलाता है ना। और लेखा परीक्षक क्या होता है कि भाई जो आपकी इनकम हो रही है, कहाँ पे खर्चा हो, उसकी जांच करना, उसकी सत्यता की, प्रॉपर तरीका से खर्च किए जा रहे हैं, जो इनकम हो रही है बिल्कुल वैलिड है कि नहीं है। तो इस टाइप से लेखा परीक्षक मतलब टेस्ट करना, उसको जाँच करना है। और लेखांकन मतलब इसका रिकॉर्ड रखना है कि आय कहाँ से, व्यय कहाँ से। अब सेकंड आता है सामान्य परिचय, इसका जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में जानकारी देखें। अपन सबसे पहले देख लिया था कि जो संविधान, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 148 है, और ये भाग 5 में आता है, ठीक है। और भाग 5 में भी ऐसे अध्याय बटे हुए हैं, अनुच्छेद 52 से लगा करके 151 तक। तो जो भाग 5वां भाग है, उसमें अध्याय 5 आता है, अनुच्छेद 148 से 151 तक। तो इसकी प्रकृति की पता ही चल गया कि भाई इस पूरी कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है, ये संवैधानिक है और पूरी तरह से स्वतंत्र है, किसी प्रकार का इस पर दबाव नहीं है, ठीक है। खुद निर्णय लेने का इसको पूरी तरह से अधिकार है। प्रमुख कार्य क्या है कि संघ यानी जो संघ और राज्य होते हैं, उसकी वित्तीय प्रशासन की सीधा सा जो पैसा का लेखा जोखा करना है, आय व्यय का, उसके बारे में उसकी निगरानी रखना है। लोक वित्त का संरक्षक कहा जाता है इसको, इसका लोक वित्त का यानी जो जनता का जो पैसा है उसका संरक्षक कहा जाता है। किसको? कैग को कहा जाता है। दोबारा से देख लेते हैं जानकारी। संविधान का अनुच्छेद 148 भाग 5 अध्याय 5 में इसके वर्णन दिया गया है। प्रकृति इसकी स्वतंत्र और संवैधानिक निकाय होती है। प्रमुख कार्य क्या है? संघ और राज्यों की वित्तीय प्रशासन की निगरानी करना है। इसकी जो स्थापना
1958 में भी अभी देखा था अपने लेखा परीक्षण विभाग के तौर पर। बाद में और एडविन ड्रमंड इसके पहले जो प्रमुख हुआ करते थे 1860 से 62 तक, है ना। वर्तमान जो स्वरूप है अभी जो देख रहे हैं अपन, 26 जनवरी 1950 को अनुच्छेद 148 के माध्यम से इसको बना दिया गया है ना। राष्ट्रपति के समक्ष में नियुक्ति कर देगा इसकी कैग की। और उसका जो मुख्यालय हेडक्वार्टर होता है इसका, तो इस टाइप से इसका मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में होगा। और जो प्रथम भारतीय जो क्या बोलते हैं जो कैग बने थे, जैसे कि प्रथम रूप से जो कैग थे एडविन ड्रमंड थे, लेकिन भारतीय कौन थे, वी नरहरि राव थे 1948 से 54 तक। वर्तमान में कौन है, गिरीश चंद्र मुर्मू हैं, 14वें कैग हैंगे, है ना। 8 अगस्त 2020 से हैं। और जैसे बहुत सारे कैग रहे हुए हैं, जैसे कि विनोद राय, शशिकांत शर्मा जी, है ना, और राजीव मेहर जी। हालांकि अभी तक एक भी महिला को कैग नहीं बनाया गया है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर क्या बोलते हैं इनके बारे में, कैग के बारे में, कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक जो कैग होता है भारतीय संविधान के तहत सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी हुआ। कौन है जो कैग है, भारतीय संविधान में सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी हुआ। यह लोकतांत्रिक व्यवस्था में, जो भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था है, तो भारत सरकार के रक्षकों में से हुआ, क्योंकि जनता की पैसे की हिसाब किताब देता है, उसकी रक्षा करता है। ठीक है, इन रक्षकों में उच्चतम न्यायालय हो जाता है, जैसे कि निर्वाचन आयोग हो जाता है, संघ लोक सेवा आयोग हो जाता है। ये भी आयोग मतलब और भी बॉडी है, लेकिन इसमें इसी तरह से ये भी जो कैग होता है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी होता है। ये डॉक्टर अम्बेडकर साहब बोलते हैं इसके बारे में। इसकी आर्टिकल के बारे में देख लेते हैं। जैसे कि अभी देखा अपन ने कि भाग 5 है, उसमें अध्याय 5 है 52 से 151 तक। भाग 5 के में वर्णन होता है संघ के बारे में जो दिया गया है ना, 148 से 151। तो 148 क्या बोलता है, 49 क्या बोलता है, 50 क्या बोलता है, 51 क्या बोलता है। इसमें से एक MPPSC में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है अनुच्छेदों के अंदर। तो इसी प्रकार से हर एक अनुच्छेद को भी जानना बहुत आवश्यक होता है। अनुच्छेद 148 क्या बोलता है, जो कैग की नियुक्ति करना है, शपथ करना, उसकी सेवा शर्तें क्या है। 148 क्या बोलता है, कैग की नियुक्ति, शपथ, सेवा की शर्तें क्या है। और 149 में क्या है, इसकी कार्य और शक्तियाँ आएंगी। क्या है, कार्य और, देखो ध्यान से देखना है इसको। 148 में क्या है, कैग की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी, शपथ भी ग्रहण होगा, ठीक है, सेवा की शर्तें होंगी। क्या सेवा शर्तें होती हैं। 149 में उसकी कार्य क्या है, उसकी पावर क्या आएगी। 150 में क्या है, संघ और राज्यों के जो खातों का विवरण होता है ना, राष्ट्रपति के अनुसार होगा, ठीक है, और इस पर कैग सलाहकारी होगा। और 151 में जो भी कैग के बाद रिपोर्ट आती है। और अब 148 के बारे में देखते हैं अनुच्छेद, थोड़ा सा और ब्रीफ डिस्कशन। तो कैग में क्या है, 148 में शपथ कर रहे हैं इसकी, और नियुक्ति वगैरह कर रहे हैं 148 में। तो और देखते हैं इसको। देखो 148 का जो क्लॉज 1 होता है, भारत का एक कैग होगा, ये बोल दिया इसमें, नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी, ये भी स्पष्ट है। और जो हटाने की जो प्रक्रिया होती है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान होती है। किसके, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश। ये आसान नहीं होता है हटाना है, मतलब बहुत डिफिकल्ट प्रक्रिया होती है इसमें, ठीक है। तो ऐसे जो राष्ट्रपति वगैरह हटाए थे उसी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, बट लेकिन जो राष्ट्रपति के लिए महाभियोग नाम का शब्द इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश कैग वगैरह, इसके लिए न्यायाधीश शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की जो सेम प्रक्रिया है, वही प्रक्रिया भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक को हटाने की प्रक्रिया होती है। यानी अनुच्छेद 148 है, भारत का एक कैग होगा, नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी, हटाने की प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान होगी। अब अनुच्छेद 148 का क्लॉज 2 है, इसमें शपथ होती है। शपथ को अपन जानते हैं कि दो अनुसूचियाँ होती हैं, है ना, ऐसे 12 अनुसूचियाँ अपने संविधान में। तो जो तीसरी अनुसूची उसके अनुसार राष्ट्रपति कैग को शपथ दिलाएंगे। 148 का क्लॉज 3 है, इसमें सेवा शर्तें। देखो जब अपने हेडिंग पढ़ रहे थे 148 अनुच्छेद में क्या क्या लिखा है, भारत के कैग की नियुक्ति करना है, उसकी सेवा शर्तें और शपथ। तो शपथ राष्ट्रपति को दिलाएंगे, तीसरी अनुसूची के अनुसार राष्ट्रपति दिलाएंगे किसको, कैग को शपथ। नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। वेतन में सेवा शर्तें संसद के द्वारा निर्धारित की जाती हैं। इसमें नियुक्ति के बारे में कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं होता है। जो संसद होती है, महालेखा परीक्षक अधिनियम 1971 के द्वारा इसमें सब कुछ दिया गया है। जिसमें जो धारा 3 है, धारा 3 क्या बोलती है, 1971 जो महालेखा परीक्षक अधिनियम 1971 है, उसकी धारा 3 में क्या है कि वेतन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होगा। कौन, जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश है उसके समान होगा, यानी 2.5 लाख रुपये होगा। और धारा 4 क्या बोलती है कि जो पद की अवधि है ना, वो 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो जाती है ना, तो उसको क्या बोल दिया जाएगा, ये पद अवधि होती है। यानी मान लो कोई जो कैग है 59 ईयर की एज में कैग बने हैं, तो 65 वर्ष की उम्र में ऑटोमेटिक रिटायरमेंट हो, 65 वर्ष की आयु भी हो जाएगी और 6 वर्ष भी हो जाएंगे। ये तो दोनों क्राइटेरिया पूरे कर रहे हैं।
लेकिन मान लो कोई कैग है वो 64 वर्ष की आयु उनकी हो जाती है ओरिजिनली रूप से, वो कैग बनते हैं। तो 65 वर्ष उन्होंने एक ही साल किया है उनका कार्यकाल, लेकिन 65 वर्ष तो हो गए उनके, तो उनको रिटायरमेंट कर दिया जाता है। और मान लो कोई 58 साल की उम्र में जाता है, 64 साल होते हैं, तो 64 साल में वो रिटायरमेंट कर दिए जाते हैं। तो 6 वर्ष है 65 वर्ष जो भी पहले हो जाता है उससे पहले पद से मुक्त कर दिया जाता है। और त्याग पत्र इनको राष्ट्रपति को देते हैं। 148(4) को देखते हैं। 148(4) में क्या है, सेवानिवृत्ति के बाद में जो भारत या राज्य सरकार के अधीन कोई भी पद को धारण नहीं करेगा। देखो अभी तक अपन ने कितनी सारी चीज़ पढ़ी है। 148 में भारत का एक कैग होता है, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। हटाने की प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान होती है। 148(2) में क्या होता है, शपथ होती है जो कि तीसरी अनुसूची के अनुसार, संविधान में जो तीसरी अनुसूची दी गई है उसमें राष्ट्रपति शपथ दिलवाते हैं इनको। 148(3) में क्या होता है, वेतन में सेवा शर्तें संसद के द्वारा निर्धारित की जाती है। नियुक्ति के बाद कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं होता है। संसद महालेखा परीक्षक अधिनियम 1971 आता है, तो धारा 3 में वेतन एवं जो होता है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान 2.5 लाख रुपए होता है। पद की अवधि 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले होती है। त्यागपत्र राष्ट्रपति का। 148(4) में क्या होता है, सेवानिवृत्ति का भारत सरकार के किसी पद पर धारण नहीं करेगा। ठीक है। 148(5) का क्लॉज क्या कहता है, जो कैग का प्रशासन नियम होता है ना, कैग की सलाह से राष्ट्रपति करता है। 148(6) में क्या है, वेतन और व्यय वगैरह संचित निधि पर भारित होते हैं इनके, जो भारत की संचित निधि होती है वहाँ से इनको वेतन वगैरह दिया जाता है। अनुच्छेद 149 पर अपन देखिए, कार्य इसकी कर्तव्य क्या है, इनकी पावर क्या है। 149 में बताया गया, यही सेम क्वेश्चन एमपीपीएससी में पूछा गया था कि कैग की जो कर्तव्य शक्तियाँ अनुच्छेद किसके तहत होती हैं। 148, 49, 50 से क्या 4 ऑप्शन दिए थे, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा 149। अनुच्छेद 150 में क्या है, संघ और राज्यों के हेतु एक प्रारूप तैयार किया जाता है और कैग की सलाह पर राष्ट्रपति प्रोवाइड कराता है इनको। 151 में क्या है कि कैग की रिपोर्ट होती है। जो रिपोर्ट होती है ऐसे कि 2 लेवल पर होती है, एक केंद्र लेवल पर होती है, एक राज्य लेवल पर होती है। तो जो कैग की रिपोर्ट होती है संघ लेवल पर राष्ट्रपति को जाती है, राष्ट्रपति इसको संसद में रखता है हर वर्ष। ऐसे ही राज्य में राज्य का राज्यपाल होता है, तो राज्यपाल इनको राज्य की विधानमंडल में हर एक साल रखते हैं। देखो 4 ऑप्शन होते हैं, 4 अनुच्छेद होते हैं। 148 में क्या होता है, सबसे पहले में कैग की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति साहब करते हैं। ठीक है, वेतन सेवा शर्तें वगैरह होती हैं। 149 में क्या होता है, इनके कैग के कर्तव्य शक्तियाँ होती हैं। 150 में क्या होता है, ये जो प्रारूप होता है संघ और राज्यों के हेतु है ना। और 151 में कैग की रिपोर्ट होती है, यानी संघ को राष्ट्रपति संसद में प्रतिवर्ष रखते हैं। राज्य में राज्यपाल, और राज्यपाल इसमें रखते हैं, राज्य विधानमंडल में रखते हैं। ऐसे ही एक अनुच्छेद 279 है, इसमें क्या है, शुद्ध आय के बारे में बताया था। इसका मतलब क्या होता है कि शुद्ध आय की गणना कैग के द्वारा ही प्रमाणित की जाती है, जिसका प्रमाण पत्र अंतिम माना जाता है। यदि कैग ने जो प्रमाण पत्र दे दिया ना, वही शुद्ध आय के लिए लास्ट माना जाता है। 279 अनुच्छेद। अब आते हैं कैग की कार्य और शक्तियाँ, है ना। देखो संविधान का जो अनुच्छेद 148 से 151 तक एकदम पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, भाग 5 का अध्याय 5 होता है, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होते हैं। तो इसमें कर्तव्य शक्तियाँ, सेवा शर्तें, ठीक है, रिपोर्ट वगैरह इस सब के बारे में वर्णन दिया गया है। जो अधिनियम आया था 1971 में, लेखा और जो लेखा परीक्षक अधिनियम 2017 के अनुसार क्या के कार्य वगैरह कुछ दिए गए हैं। देखो ऐसे कि भारत और जो राज्यों की संचित निधि, भारत की संचित निधि होती है, ऐसे राज्य सरकारों की भी संचित निधि होती है। एक आकस्मिक निधि होती है जहाँ से कि सरकार मतलब इमरजेंसी में पैसा निकाल सकता है। सार्वजनिक खातों का परीक्षण वगैरह, यानी सीधे पैसे से रिलेटेड, वित्त से संबंधित जो भी होता है उसके बारे में जांच करना किसका, कैग का काम करता है। भारत और राज्यों की संचित निधि हो गई, आकस्मिक निधि हो गई, और सार्वजनिक खातों का परीक्षण पहला काम हो जाता है। ये बड़े बड़े काम हो जाते हैं। दूसरा, जिस सरकारी कंपनियाँ जैसे कि पब्लिक सेक्टर कंपनियाँ होती हैं राज्य लेवल पर या केंद्र लेवल पर, जैसे कि सेल, गेल, भेल, है ना, BSNL वगैरह, ये सब चीज़ें तो सरकारी कंपनी और केंद्रीय कंपनी होती हैं। या राज्य के द्वारा जो वित्त पोषित संस्थान, उनका परीक्षण भी किया जाता है किसके, कैग के द्वारा। यहाँ भी तो पैसा आ जा रहा है। अनुच्छेद 279 अभी अपन देखा रिसेंटली, जो शुद्ध आय होती है उसको प्रमाण पत्र कौन देता है, और जो अंतिम रूप से माना जाता है वो भी कैग ही प्रोवाइड कराता है। 3 काम तो इंपॉर्टेंट यहीं पे हो जाते हैं। चौथा काम क्या होता है, जो केंद्र सरकार होती है और ये राज्य सरकारों को किसी भी विभाग के सभी खातों का ऑडिट करना होता है। ऑडिट करने का काम किसका होता है, केंद्र का, और इसका रहता है अपने क्या कह रहे थे। सबसे पहले क्या है, जो संचित निधि होगी, आकस्मिक निधि होगी, सार्वजनिक खातों का परीक्षण करना होता है। सरकारी कंपनी वगैरह होती है, उनको वित्त पोषित संस्थानों का परीक्षण करना होता है। अनुच्छेद 279 के तहत शुद्ध आय होती है ना, ऐसे कर या शुल्क की प्राप्तियाँ होती हैं, है ना, उसके बारे में जो प्रमाण पत्र देना होता है वो कैग प्रोवाइड कराता है। और केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अधीन जितने सारे विभाग होते हैं ना,
उन सभी के खातों का परीक्षण भी कौन करता है, ऑडिट कौन करता है, कैग साहब करते हैं। राष्ट्र एक कैग मतलब एक क्या होता है, एक कार्यालय होता है ना, एक राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा अनुशंसित किए जाने पर अन्य प्राधिकरण के खातों की ऑडिट कर सकता है। जैसे कोई स्थानीय निकाय वगैरह होते हैं ना, राष्ट्रपति राज्यपाल ने बोल दिया तो उनका भी कर सकते हैं। ठीक है। अनुच्छेद 150 में एक प्रारूप होता है ना, केंद्र राज्यों के खाते जिस प्रारूप में रखे जाएंगे उसके संबंध में राष्ट्रपति को सलाह देता है ना। ये अनुच्छेद 151 के बारे में देख लीजिए। ऑडिट रिपोर्ट होती है ना, उसको राष्ट्रपति को सौंपता है, जो संसद की दोनों पटलों पर रखी जाती है। जैसे राज्यों के खातों से संबंधित रिपोर्ट होती है, राज्यपाल को सौंपता है और राज्यपाल उसको विधानमंडल के समक्ष सौंपता है। 8वें नंबर पर कार्य कौन सा हो जाता है, जो लोक लेखा समिति होती है उसके सलाहकार के रूप में भी काम करता है। इंपॉर्टेंट ये समिति होती है लोक लेखा समिति, उसके सलाहकार के रूप में। इसका इंपॉर्टेंट देखो, भ्रष्टाचार को रोकने में तो स्पष्ट ही हो रहा है भाई, जो पैसे का लेन देन होता है वही सबसे बड़ा भ्रष्टाचार होता है। इसको रोकने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जो सार्वजनिक वित्त होता है ना, सार्वजनिक पैसा है, उसका दुरुपयोग को रोकने के लिए भाई 10 लाख रुपए फंड प्रोवाइड कराया सरकार ने सड़क बनने के लिए, उसमें से 2 लाख रुपए का सड़क बनवाई रेत ईंट में और बचे हुए 8 लाख घपला कर दिया। तो इस टाइप से इन सब की जांच करने के लिए, सार्वजनिक वित्त का दुरुपयोग को रोकने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कौन, कैग। लोक निधि के प्रहरी के रूप में जो पैसा है, जनता का पैसा है, उसके प्रहरी के रूप में। बजटीय व्ययों को उद्देश्यपरक बनाने में, देखो क्या क्या काम हो रहा है, भ्रष्टाचार को रोकने में, सार्वजनिक वित्त का दुरुपयोग को रोकने में, लोक निधि के प्रहरी के रूप में, और जो बजटीय व्यय होते हैं ना उनके उद्देश्यपरक बनाने में कि भाई किस उद्देश्य से क्या कर रहे हो ना। आलोचना वगैरह भी रहती है इसकी, हर कि कोई भी व्यक्ति पूर्ण रूप से परफेक्ट नहीं होता है और कुछ न कुछ कमियां रहती हैं। जैसे कि अपन देखा है, एक पोस्टमार्टम के रूप में काम करता है। जैसे पोस्टमार्टम का मतलब व्यक्ति मर जाता है, उसके बाद उसकी जांच पड़ताल होती है कि कैसे मरा, क्या हुआ, उससे पहले ही नहीं कर सकता है ना। नियंत्रण का कोई अधिकार नहीं है ना। स्टाफ की बहुत कमी है कि ठीक है, और इसको सभी जो खर्चे वगैरह होते हैं सार्वजनिक उपक्रम के लेखा परीक्षक का कोई अधिकार नहीं होता है। भ्रष्टाचार हेतु क्या क्या कदम, देखो ऐसे कोल आवंटन मामला हो गया, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला हो गया, राष्ट्रमंडल घोटाला हो गया, इनको इन्होंने बहुत अच्छे से उजागर किया हुआ है। अब मध्य प्रदेश का जो महालेखाकार का कार्यालय उसके बारे में देख लेते हैं। ये मई 1985 बनता है। आधार क्या है कि अनुच्छेद 149 भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक, इसमें कर्तव्य शक्तियाँ शर्तें दी होती हैं। अधिनियम 1971 की धारा 10 के तहत मुख्यालय ग्वालियर में होता है। क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ पर, भोपाल में होता है। नोडल निकाय के रूप में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक जो कैग होते हैं, है ना। और मुख्य कार्य का राज्य सरकार के व्यय एवं प्राप्तियों को मासिक लेखांकन का संकलन करना होता है। अन्य मुख्य कार्य भी देख लो इसके, जैसे कि उप कोषागारों सहित कोषागारों का निरीक्षण लेखा परीक्षक करना होता है। राज्य सरकार के सामान्य भविष्य निधि और अंशदायी भविष्य निधि खातों का रखरखाव करना है। भारतीय लेखा परीक्षक और लेखा विभाग के कार्यालयों का वेतन और लेखा परीक्षण का पर्यवेक्षण करना होता है। और अन्य तत्व भी देख लेते हैं, जैसे कि जो कैग होता है संसद का सदस्य नहीं होता लेकिन भाग ले सकता है इसमें। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होते हैं, इनकी वेतन और भत्ते भारत की संचयी निधि पर भारित होते हैं। अभी देख लिया था। कैग द्वारा की गई टिप्पणियां कार्रवाई करने की अंतिम जिम्मेदारी संसद की होती है। और कैग की लोक लेखा समिति की बैठक में भाग ले सकता है बिल्कुल, और लोक लेखा समिति का बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। और लोक लेखा और लेखा परीक्षण जो विनियम 2017 में आया था, उसको कैग स्थानीय निकाय का लेखा परीक्षण नहीं करते हैं। इस टाइप से कैग ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है अच्छे से। यहाँ से कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है। इसको एक दो बार रिवाइज कर लेते हैं, वीडियो आराम से देख लेते हैं। इस प्रकार हमारे वीडियो देखते रहिए। हमारे एग्जाम अध्ययन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।